नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यानी कि उत्तराखंड से संबंधित ये टेस्ट सीरीज होगी, जिनके भी आगामी एग्ज़ाम यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल है, इसी के साथ साथ बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। इसमें हमारे पास कथन दिए गए हैं, इसमें से सही बताना है। पहला है, सभा सागर ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला बिल्कुल सही है। जो सभासार या सभा सागर ग्रंथ है वो सुदर्शन शाह का है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, बोलांदा बद्रीस सुदर्शन शाह को कहा जाता है। ये भी सही है, क्योंकि जो टिहरी के पंवार नरेश हुए हैं उनकी जो पारंपरिक उपाधि थी बोलांदा बद्रीस, यानी कि जो भगवान बद्रीनाथ है उनके ये उपासक थे। यानी कि यहाँ के शासकों को भी बोलांदा बद्रीस जो बद्रीनाथ है उन्हीं के समान माना गया है। तीसरा है, मोलाराम चैतो एवं मणकू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। तो ये सुदर्शन शाह के चित्रकार थे। ये भी सही है, क्योंकि जो मोलाराम है प्रदीप शाह के समय से लेकर सुदर्शन शाह के समय तक जितने भी पंवार नरेश हुए हैं इनके शासनकाल में निवास करते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, दूसरा भी सही है। तीसरा है, मसूरी कांड, तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 गलत हो जाएगा। मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी कांड सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2005 में होती है हरिद्वार के अंदर। दूसरा है, उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी, ये भी हरिद्वार में है, 2002 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के अंदर है और इसकी स्थापना होती है 1978 यानी कि 1978 के अंदर, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चौथा है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2009 में देहरादून के अंदर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ पर है, रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 को होती है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार जनपद का गठन करके इसे किस मंडल में शामिल किया गया था। देखिए फ्रेंड, जो हरिद्वार है उसको 1988 में गठित किया जाता है, यानी कि 1988 में इसको अलग जिले के रूप में निर्मित किया जाता है और जैसे ही इसका निर्माण होगा तो इसको मेरठ मंडल में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मेरठ मंडल। ये भी आपको याद रखना है, मेरठ मंडल से हटाकर इसको 1997 में सहारनपुर मंडल में डाला जाता है और लास्ट में यानी कि जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनता है तो सन 2000 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम सही है। अवरोही यानी कि घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। सबसे पहले वो आएगा जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल चमोली जिले का है। चमोली का कितना है, 80-30 है। उत्तरकाशी का 80-16 है। उसके बाद उत्तरकाशी आएगा, उसके बाद पिथौरागढ़ आएगा 70-90, उसके बाद पौड़ी आएगा 53-42, उसके बाद अल्मोड़ा आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए बहन, अगर राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण की बात करें तो ये लाल कुआं नैनीताल के अंदर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लाल कुआं नैनीताल। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। देखिए मैं, राज्य में अनेक प्रकार के औषधीय पौधों की खेती की जाती है, जिसमें से सबसे पहले जो नॉर्मन गिल थे, नॉर्मन गिल, इन्होंने कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की थी 1909 के अंदर नैनीताल में, और यहीं पर इन्होंने बेलाडोना की खेती शुरू की थी 1910 के अंदर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेलाडोना। देखिए फ्रेंड, इसका कहीं कहीं आंसर होगा 1903,
कि 1903 में नैनीताल में बेलाडोना की खेती शुरू की गई, बट बहुत सारी किताबों में इसका आंसर 1910 मिलता है, क्योंकि 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना नैनीताल के अंदर नॉर्मन गिल करते हैं और अगले साल यानी कि 1910 में इसकी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि माप की 3 इकाइयों द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खारीवाप में कौन सी बड़ी इकाई है? देखिए फ्रेंड, ये भूमि नापने के पैमाने थे या अनाज के पैमाने थे। अगर इनकी बात करें ये किस वंश से संबंधित हैं या फिर किस राजवंश में इनका प्रयोग हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर जो पौरव राजवंश था, जिनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी और पर्वताकार राज्य में इनका शासन था। देखिए फ्रेंड, इनके समय भूमि नापने की ये 3 इकाइयाँ थी, तो सबसे बड़ी जो इकाई थी खारीवाप थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खारीवाप। एक खार बराबर होता है 640 केजी, ये भी आपको याद रखना है। एक खार बराबर 640 केजी। सबसे छोटा होता था द्रोणवाप और एक द्रोण बराबर 1 केजी, ये भी आपको याद रखना है। एक द्रोण 1 केजी का होता था, जबकि खारीवाप 640 केजी का होता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? देखिए फ्रेंड, कृषि से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। उत्तराखंड में पहली कृषि नीति की अगर बात करें तो सन 2011-12 में ये शुरू की गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण योजना 2016 से प्रारंभ हुई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये देखिए फ्रेंड, ये योजना दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी और इसका जो लक्ष्य था 2024-25 तक इसको पूरा करना था, यानी कि जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है, चारों धामों के लिए ऑल वेदर रोड तैयार करना था और इसमें जो दूरी थी 889 किलोमीटर थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 889 या 889 किलोमीटर। अगर बात करें कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसमें कुल कितने किलोमीटर की पटरियां बिछाई जाएंगी, उसमें कितनी दूरी होगी, तो 125.20 जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसकी दूरी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 889 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन कीजिए, इसमें गलत कौन सा है ये देखना है। पहला है टिहरी डैम भागीरथी नदी पर टिहरी के अंदर है, पहला सही है। दूसरा है किसाऊ बांध टोंस नदी पर देहरादून में है, ये भी सही है। तीसरा है कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर, तो ये गलत हो जाएगा। कोटेश्वर डैम है भागीरथी नदी पर, ये भी टिहरी के अंदर है, टिहरी बांध का एक सपोर्टिव ये डैम है। अगला है लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कोटेश्वर बांध सरयू नदी पर। अगला प्रश्न है, कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। कथन में दिया गया है, टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है, पहला बिल्कुल सही है क्योंकि इसको राष्ट्रगांव की भी संज्ञा दी गई है। दूसरा है, यानी कि इसका कारण है, टिहरी बांध विश्व का चौथा ऊंचा बांध है। देखिए फ्रेंड, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये विश्व का चौथा ऊंचा बांध है, तो ये बात भी सही है, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया? देखिए फ्रेंड, कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना होती है 30 सितंबर को, और कहाँ पर होती है, तो नैनीताल के अंदर होती है। उसके बाद 1917 से लेकर 1926 तक इसके अधिवेशन होते रहते हैं। तो ये जो बात कही गई है जंगलात संबंधी या कुली बेगार को समाप्त करने के लिए, तो इसका चौथा अधिवेशन यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा अधिवेशन 1920। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रणेता सुमेलित नहीं है? एक साइड आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? पहला है गुजड़ू आंदोलन रामप्रसाद नौटियाल, पहला बिल्कुल सही है। 1942 में ये पौड़ी के अंदर होता है, इसको गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। गुजड़ू आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला है डांडा मंडी आंदोलन, ये भी उमराव सिंह रावत का है, ये भी पौड़ी के अंदर होता है। अगला है कंकोड़ा खाल आंदोलन, ये अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में होता है, ये भी सही है। ये किससे संबंधित था, तो ये कुली बेगार से संबंधित था, 1921 के अंदर होता है। अगला है बीज बम अभियान, तो बीज बम अभियान के प्रणेता कौन थे, तो द्वारिका प्रसाद सेमाल जी थे। विजय जरधारी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बीज बम अभियान विजय जरधारी नहीं है, द्वारिका प्रसाद सेमाल है। विजय जरधारी की अगर बात करें तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन कब का है, तो 1987 का है, हेवलघाटी टिहरी से चलाया था। अगला प्रश्न है, चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? देखिए फ्रेंड, अगर चंदों की बात करें तो चंदों के समय टोटल 68 कर थे, जिनको कहा गया 36 रकम और 32 कलम।
टोटल 68 प्रकार के ये कर थे जिनको बाद में गोरखों ने समाप्त किया। तो इनमें से एक था नगद के बदले जो अनाज लिया जाता था उसको कहते थे कूत, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कूत। जो भात होता था ये बड़े उत्सवों पर लिया जाता था, कोई भी उत्सव है उस टाइम भात कर लिया जाएगा। सिरती एक नगद कर था, परंतु ये किस पर था? भोटिया व्यापारियों पर या बुनकरों पर था, जो बाज बहादुर चंद ने भोटियों पर लगाया था। अगला प्रश्न है हुएनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? देखिए फ्रेंड, अगर हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग एक चाइनीज यात्री थे जो 629 में भारत की यात्रा करते हैं और राजा हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं। 634 में ये पहली बार उत्तराखंड आते हैं और हरिद्वार की यात्रा करते हैं। इस समय जो हरिद्वार के अंदर कुंभ है उसी पर्व को इन्होंने मोक्ष पर्व कहा है कि कुंभ मेले में मोक्ष मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कुंभ पर्व। देखिए फ्रेंड, इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की है और ये हरिद्वार को किस नाम से संबोधित करते हैं ये भी आपको याद रखना है, मोयुलो। तो मोयुलो नाम से किसको संबोधित करते हैं? तो हरिद्वार को करते हैं। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो FRI है देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड, FRI की अगर बात करें तो FRI की स्थापना होती है 1906 के अंदर, जो कि देहरादून के अंदर है। और FRI के अंदर तो वन महाविद्यालय की स्थापना करते हैं डिट्रिच ब्रेंडिस, इनका नाम है डिट्रिच ब्रेंडिस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। तो इन्हीं के नाम पर ब्रेंडिस गेट रखा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंडिस गेट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर कौन सा पेड़ों का क्रम दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे नीचे होता है साल, उसके बाद चीड़ या पाइन, उसके बाद देवदार और लास्ट में होता है भोजपत्र। भोजपत्र एक हिमालयी वृक्ष है, यानी कि ये हिमालय में पाया जाता है, तो सबसे अंतिम में आएगा भोजपत्र। अगला प्रश्न है 2013 में कोको कोला प्लांट के विरोध में प्रारंभ जो छरवा आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? देखिए फ्रेंड, यूके SSSC के लिए हमने एक सीरीज शुरू करी है स्पेशल टॉपिक फॉर उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम, यानी कि उसमें वो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो सामान्य किताबों में नहीं है, जैसे कि BS नेगी या फिर परीक्षावाणी, इस जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सामान्य किताबों में नहीं है। उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, वहाँ से ये क्वेश्चन कवर होंगे। उसमें हमने कुछ क्लासें पढ़ाई थी, तो उसी के अंतर्गत हमने एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें राज्य के प्रमुख आंदोलन पढ़ाए थे। तो उसमें हमने ये बताया था कि जो कोको कोला प्लांट के विरोध में छरवा आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छरवा गांव के जो ग्राम प्रधान थे रोमीराम जायसवाल, तो इन्हीं के द्वारा ये चलाया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रोमीराम जायसवाल। हमने वो सीरीज नहीं देखी है, उसकी हमने 4 क्लासें अपलोड कर ली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड स्थान दिया गया है, दूसरी साइड खनिज दिया गया है, यानी कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। पहला है मोहनखाल जो चमोली के अंदर है, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो 1 का 1 हो जाएगा। दूसरा है काला डूंगी, काला डूंगी नैनीताल के अंदर है जहां लोहा पाया जाता है, यानी कि 2 का 2 हो जाएगा। नीट गांव और सोत नाला ये मसूरी के निकट है जहां से खड़िया पाया जाता है, जो खड़िया खनन के लिए प्रसिद्ध है। कियारकुली, नीट गांव, सोत नाला जो कि मसूरी देहरादून के अंदर स्थित है, तो सी का 4 हो जाएगा। और पीपलकोटी चमोली के अंदर है, चूने पत्थर के लिए है, तो डी का 3 हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 और 3, 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। अगला प्रश्न है कवि भरत ने निम्न में से किस राजा के विषय में कहा कि वह समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, कर्ण तथा राजा बलि से भी अधिक दानी है? देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है कवि भरत। तो भरत कवि या कवि भरत किसके दरबारी थे? तो इन्होंने एक रचना लिखी है मानोदय काव्य, मानोदय काव्य। तो जो मानोदय काव्य है ये पंवार नरेश मानसा के ऊपर लिखी गई है, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसा। तो मानसा के दरबारी कवि कौन थे? तो भरत थे, ये भी आपको याद रखना है, कवि भरत थे। अगर श्यामसा की बात करें तो श्यामसा के दरबारी कवि थे शंकरदेव, शंकरदेव। इन्होंने एक रचना लिखी है शंकरदेव ने वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि, ये भी आपको याद रखना है, जो कि श्यामसा के ऊपर लिखी गई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय है वो किसके अंतर्गत है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो जो ICAR है, ICAR, इसकी स्थापना होती है
1929 में दिल्ली के अंदर, और इसी के द्वारा शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की जाती है भीमताल नैनीताल के अंदर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भीमताल नैनीताल। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।